हेलो फ्रेंड्स, विजयस बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज अपने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं और टॉपिक का नाम है कि एक वायरस जो है वो अपने शरीर को किस प्रकार से अफेक्ट करता है, किस प्रकार से एक वायरस अपने शरीर को प्रभावित करता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि एक सिंगल वायरस है जिस वायरस को आप देख भी नहीं सकते, जो वायरस आपको दिखाई भी नहीं दे सकता, उस वायरस को इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में होता है तो आपकी डेथ तक हो जाती है, आपकी मृत्यु तक हो जाती है। इतना छोटा सा वायरस इतने बड़े शरीर को कैसे प्रभावित कर सकता है, उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो वायरस के बारे में आप जानते हो कि इसको सजीव एंड निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। यानी कि वायरस जो है वो शरीर से बाहर तो होता है निर्जीव और शरीर के अंदर जाके हो जाता है सजीव। तो ऐसा कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। तो बात करते हैं कि वायरस से पहले अपने शरीर के किस पार्ट को ये इफेक्ट करता है, उसके बारे में अपन जानते हैं। तो देखिए, जब आप अपने शरीर की नॉर्मल क्रियाविधि को जानोगे तो ये अपनी बाहर की सेल होती है और सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपन कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, ये सब के सब क्या होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा सेल ऑर्गन्स के बाद बीच में देख पा रहे हो, इस सेंटर में एकदम बीच में पार्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस या केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर आप देख सकते हैं कि डीएनए होता है और आरएनए होता है। यानी कि केंद्रक से बाहर तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, जिसके अंदर सेल ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और ये जो वायरस जो है वो डीएनए को इफेक्ट करता है। अब वो डीएनए को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, अपने पास में वायरल इन्फेक्शन नहीं है, अपने को कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये डीएनए है और डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। और ये जब प्रोटीन बन जाती है तो अपने शरीर में काम होना स्टार्ट हो जाता है। यानी काम कौन करेगा, प्रोटीन करेगा। लेकिन प्रोटीन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ, आरएनए हुआ। आरएनए को किसने बनाया, डीएनए ने बनाया। तो डीएनए ने इसको क्यों बनाया, क्योंकि पेरेंट से या फिर माता पिता से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो किस फॉर्म में आई है, डीएनए के फॉर्म में आई है। वह इन्फॉर्मेशन, वह सूचना किस पर ट्रांसफर कर दी गई, आरएनए के ऊपर ट्रांसफर कर दी गई और आरएनए ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया और प्रोटीन वह पर्टिकुलर काम करेगी। तो इस प्रकार से माता पिता से ट्रांसफर होकर कहाँ तक पहुँचेंगी, पेरेंट से चाइल्ड के अंदर प्रोटीन तक सूचनाएं पहुँचेंगी और ये प्रोटीन है वो काम करना स्टार्ट करती हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि कोई पिता है या फिर कोई माता है, उसको क्या हो गया, डायबिटीज है। डायबिटीज होने का क्या मतलब, अपन जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन की कमी है। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी उसके जीन लेवल पे है। जीन लेवल पे होने का क्या मतलब हो गया कि उसकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बन ही नहीं रहा। उसकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके डीएनए पे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब उस आदमी के बच्चा हुआ, उस आदमी के बच्चा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका डीएनए कहाँ ट्रांसफर हुआ, उसके बच्चे में ट्रांसफर हुआ। तो बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी कि पिता के पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और पिता के पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड, तो वो बच्चे के अंदर भी ट्रांसफर नहीं होगी। बच्चे के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी तो उससे रिलेटेड क्या नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा। और उससे रिलेटेड आरएनए नहीं बनेगा तो उससे रिलेटेड क्या नहीं बनेगी, प्रोटीन भी नहीं बनेगी। यानी कि इंसुलिन हार्मोन या इंसुलिन एंजाइम, ये सारे किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से मिलकर के ही बने हुए होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, यानी कि इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा। इस प्रकार से जो डायबिटीज़ का ट्रांसफर है वो जेनेटिकली या आनुवांशिक तौर पर पिता से कहाँ तक पहुँच जाएगा, बच्चे तक पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन सारी कहाँ से आई हैं, डीएनए के फॉर्म में आई हैं और उन्होंने काम किस फॉर्म में करना शुरू किया, प्रोटीन के फॉर्म में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। तो ये बात होती है अपनी नॉर्मल कंडीशन में, जब अपन को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो रहा और अपनी फिजियोलॉजी जो है वो एकदम नॉर्मल कंडीशन में चल रही होती है। लेकिन मान लो अपने हो गया वायरस का इन्फेक्शन, अपने ऊपर किसी वायरस ने अटैक कर दिया, जैसे कोरोना वायरस जो फिलहाल की कंडीशन में चल रहा है, या और भी बहुत सारे वायरस जो होते हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर अटैक कर देंगे, यानी कि इन्फेक्शन हो गया। तो सिंगल वायरस भी अगर अपनी बॉडी के अंदर आया है, ये एक वायरस आया है, बैक्टीरियल डिजीज भी होती हैं और कुछ फंगस डिजीज ऐसी भी कुछ होती हैं। तो अपन मान लो वायरस के बारे में अगर चर्चा करें, वायरस ये सिंगल वायरस आया और यहाँ तक आप देख पा रहे हो सेल के अंदर चला गया,
यानी कि ये सेल और ये सेल एक ही हैं। ये सेल के अंदर चला गया, अंदर जाकर के इसने अपना जेनेटिक मटेरियल है वो यूकेरियोटिक सेल यानी कि अपनी कोशिका के अंदर क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक आप देख रहे हो, जैसा कि मैंने एक बार पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको बताया था कि ये जो बाहर की कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो अपनी सेल्स के साथ में कॉन्टेक्ट बनाने का काम करती हैं, सेल्स को अटैचमेंट होने का काम करती हैं। तो ये सेल के अंदर अटैचमेंट हो गई तो अब इनका कोई काम नहीं रहा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोटीन्स जो है वो सारी टूट के अलग हो रही हैं और जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस ने अपना बाहर रिलीज कर दिया। यह जेनेटिक मटेरियल घूमता हुआ कहाँ तक आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर। आप जानते हो कि केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं। तो केंद्रक के अंदर अटैक करके यह वायरस अपने जीनोम को यूकेरियोटिक कोशिकाओं की केंद्रक में अटैक करवाएगा और अपने जीनोम को अपने डीएनए के अंदर ट्रांसफर कर देगा। यानी वायरस जो है वो अपने डीएनए को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जीनोम के अंदर या यूकेरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए के अंदर ट्रांसफर कर दिया। वायरस ने इतना काम कर दिया। अब जो भी चीज़ें मशीनरी चल रही थी यानी कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन बन रही थी, नॉर्मल फिजियोलॉजी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही थी, अब क्या हो गया, वायरस का इन्फेक्शन हो गया। वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो मशीनरी तो वैसे का वैसे ही काम करेगी, यानी कि आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन वायरस ने अपना जीनोम इंसर्ट करवा के क्या कर दिया कि अपने लिए वायरस ने खुद के लिए प्रोटीन बनवाना स्टार्ट कर दी, यानी कि जीनोम को क्या कर दिया, हाईजैक कर दिया। इसको अपन बोलते हैं कि हाईजैक ऑफ जीनोम। वायरस ने यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जीनोम को क्या कर दिया है, हाईजैक कर दिया है, जिसकी वजह से अपने लिए जो प्रोटीन बन रही थी, यूकेरियोटिक कोशिकाएं खुद के लिए प्रोटीन बना रही थी, वह खुद के लिए नहीं बना पाएंगी, लेकिन किसके लिए बनाएंगी, वायरस के लिए बनाएंगी। वो किसके लिए बनाएंगी, वायरस के लिए बनाएंगी। तो वायरस को तो होगी ग्रोथ, वायरस की तो संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि जीनोम के अंदर आप जानते हो कि बहुत सारे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारी डीएनए की कॉपी बन गई तो इसका मतलब बहुत सारी आरएनए की भी कॉपी बनती हैं, और बहुत सारी आरएनए की कॉपी बन गई तो इसके अंदर वायरस के अंदर होता क्या है, उसका जीनोम ही तो होता है, इसके अलावा वायरस के अंदर कुछ और होता ही नहीं है। तो धीरे धीरे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जिस संख्या में आरएनए की संख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में यूकेरियोटिक कोशिकाओं की खुद की आरएनए की संख्या नहीं बढ़ के किसकी संख्या बढ़ेगी, वायरस की संख्या बढ़ेगी। और वायरस की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब इन्फेक्शन जो है वो बढ़ेगा, और इन्फेक्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा धीरे धीरे आपकी सारी की सारी सेल्स हैं वो हाईजैक होती जाएंगी, आपका सारा का सारा जीनोम है वो धीरे धीरे हाईजैक होता जाएगा। तो जो प्रोटीन आपके लिए बन रही थी, आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी थी, अब वो प्रोटीन नहीं बन पाएंगी। और अब वो प्रोटीन नहीं बन पाएंगी तो इसका मतलब आपका काम जो है या यूकेरियोटिक कोशिकाओं का काम है अब नहीं हो पाएगा। अब काम किसका होगा, वायरस का काम होगा। और वायरस का काम होगा, अपने शरीर के अंदर क्या हो गई, प्रोटीन्स की कमी हो गई, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे अपन को बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि शुरुआती तौर पर वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो अपने को पता भी नहीं चला। अपने को पता क्यों नहीं चला, क्योंकि वायरस था वो एक ही आया, और बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, करोड़ों अरबों की संख्या के अंदर कोशिकाएं होती हैं। एक वायरस एक सेल को जाके हाईजैक कर लिया तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि आरएनए की संख्या को बढ़ाएगा, इसका मतलब वायरस अपनी संख्या को बढ़ा रहा है और इन्फेक्शन बढ़ रहा है। इसको अपन क्या बोल देंगे, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, और धीरे धीरे सारी की सारी सेल्स हैं वो हाईजैक होती जाएंगी। तो अप्रोक्सीमेशन मान लो कि 30 से 40% सेल्स हैं वो हाईजैक होगी। 30 से 40% हाईजैक होने के बाद में अपने को क्या होगी, कमजोरी महसूस होगी, क्योंकि अब प्रोटीन की नंबर है वो कम बनना स्टार्ट हो गई। अब प्रोटीन कम बनना स्टार्ट हो गई तो इसी को अपन बोलते हैं कि इम्यून पावर क्या हो गया, वीक हो गया, रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी क्या हो गई, कम हो गई। तब आपको लक्षण प्रकट होना स्टार्ट होंगे। इन्फेक्शन बढ़ेगा तो हो सकता है कि बुखार हो रही है, हो सकता है कि कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि अलग अलग वायरस इन्फेक्शन के अलग अलग सिम्टम आते हैं। तो इन्फेक्शन होने के बाद में आपको पता चल रहा है। अब वायरस क्या था, बाहर निर्जीव था, लेकिन ये अपने जीनोम के अंदर क्या आके क्या हो गया, सजीव हो गया, अपनी संख्या को बढ़ाना इसने स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से वायरस क्या हो गया, सजीव हो गया, और बाहर क्या था, निर्जीव। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहते हैं, योजक कड़ी कहते हैं। अब देखिए वायरस अपनी प्रोटीन कैसे बनाता है, यानी कि ये तो आपको समझ गया कि ये जो जीनोम को हाईजैक कर रहा है। अब जीनोम को हाईजैक करने का इस वायरस को फायदा क्या हुआ, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो देखिए ये अपन बात करें तो अपना एक एमआरएनए है,
यानी कि डीएनए से क्या बना है, एमआरएनए बना है। अब मोस्ट ऑफ वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका या डेवलप्ड कोशिका। कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकेरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब हो गया कि जितने भी पुराने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले इस पृथ्वी पे आए, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, पुरानी टाइप की कोशिका जो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं और अपने को नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। और दूसरी होती है यूकेरियोटिक कोशिका, यानी कि डेवलप कोशिका। इवोल्यूशन हुआ, उद्विकास हुआ, उद्विकास के दौरान कोशिकाएं जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं बोलते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बड़े बड़े शरीर मिलते हैं, जैसे कि मान लो ह्यूमन हो गया, अपना काफ़ी बड़ा शरीर है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। जितने भी आपको एनिमल्स दिखते हैं, प्लांट्स दिखते हैं, जितने भी पेड़ पौधे दिखते हैं, वो सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के। और जो चीज़ आपको नहीं दिखती, कुछ बैक्टीरिया या मोस्ट ऑफ सारे के सारे वायरस, उन सब का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और यूकेरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। यानी आरएनए अपना, वायरस अपना आरएनए काम में लेगा, और वायरस अपना आरएनए काम में लेकर के क्या करेगा, यानी कि अपने आरएनए की क्या कर ली इसने, संख्या तो बढ़ा ली, किसकी कोशिकाओं के अंदर, यूकेरियोटिक की कोशिकाओं के अंदर आरएनए की संख्या बढ़ा ली, यानी वायरस इन्फेक्शन बढ़ गया। उसके बाद में प्रोटीन बनाने में किस प्रकार से इफेक्ट करेगा, देखिए। तो नॉर्मल कंडीशन में जब अपने को इन्फेक्शन नहीं होता है, तब देखो क्या हो रहा होता है कि ये होते हैं राइबोसोम। ये ऊपर वाला राइबोसोम है, नीचे वाला राइबोसोम है। ऊपर वाले राइबोसोम को अपन बोलते हैं कि लार्ज सब यूनिट और राइबोसोम, और नीचे वाले राइबोसोम को अपन बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और इस राइबोसोम के बीच में आपको दिखाई दे रहा है एमआरएनए। एमआरएनए पे कुछ सूचनाएं होती हैं, 3-3 के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड की संख्याओं के मामले में ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिसको अपन बोलते हैं जेनेटिक कोड। इसको अपन क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोड। इस जेनेटिक कोड को देख करके जो टीआरएनए होता है वो एमिनो एसिड को लेके आता है। इसके ऊपर टीआरएनए पे क्या होते हैं, एंटीकोडोन। ये इसको आपस में रिकॉग्नाइज करते हैं, आपस में रिकॉग्नाइज करके बहुत सारे एमिनो एसिड को लेके आते हैं, और एमिनो एसिड आपस में कंटिन्यूअसली जुड़ करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। इस प्रकार एमआरएनए मिला, एमआरएनए मिलके टीआरएनए मिलेगा, टीआरएनए मिलके राइबोसोम मिला। ये सब तीनों चीज़ें एक मशीनरी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मशीनरी बोल सकते हैं। ये मशीनरी क्या काम कर रही है, अल्टीमेट ये काम क्या कर रही है, अल्टीमेट काम कर रही है प्रोटीन के सिंथेसिस का, यानी पॉलीपेप्टाइड को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो ये सब सिस्टम मिलके क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, जिससे अपने शरीर की फिजियोलॉजी है वो नॉर्मल काम कर रही है। लेकिन अब अगर वायरस का इन्फेक्शन हो गया, वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो देखिए किस प्रकार से वो इफेक्ट करेगा। वायरस क्या करेगा, अपने जीनोम को यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। नॉर्मली क्या है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एमआरएनए है वो प्रोटीन बना रहा है, लेकिन वायरस का इन्फेक्शन होते ही ये जो आरएनए आपको दिखाई दे रहा है, ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं का नहीं होकर किसका होगा, वायरस का एमआरएनए होगा। ये किसका होगा, वायरस का आरएनए। अब वायरस के पास में इसके अलावा और कुछ नहीं है, जेनेटिक मटेरियल के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन वायरस ने अपना आरएनए घुसा दिया, अपना आरएनए इसके अंदर इंसर्ट हो गया, और अपना आरएनए इंसर्ट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, वायरस का आरएनए यूकेरियोटिक कोशिकाओं के टीआरएनए को काम मिलेगा, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम को काम मिलेगा, और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के एमिनो एसिड्स को काम मिलेगा। सारी की सारी मशीनरी किसकी काम मिलेगा, यूकेरियोटिक। तो अब जितने भी प्रोटीन्स बन रही हैं वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के लिए प्रोटीन नहीं बनके किसके लिए बनेंगी, वायरस के लिए बनेगी। यानी कि सारे सारे प्रोटीन्स जो है वो वायरस के लिए बन रही हैं, अपने लिए कोई भी प्रोटीन नहीं बन रही। यानी कि पूरी की पूरी मशीनरी तो किसकी काम में ली जा रही है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जीनोम की। पूरी की पूरी मशीनरी, टीआरएनए अपना काम कर रहा है, राइबोसोम अपना काम कर रहा है, प्रोटीन भी क्या बन रही है, एमिनो एसिड्स भी अपने हैं, और प्रोटीन्स भी क्या बन रही हैं, अपनी ही बन रही हैं। लेकिन अब वो सूचनाएं किसके लिए बनेंगी, वायरस के लिए बनेंगी, क्योंकि एमआरएनए क्या कर दिया है, वायरस ने अपना एमआरएनए इंसर्ट कर दिया है। अब जो प्रोटीन बनेंगी वो अपने लिए यूकेरियोटिक कोशिकाओं के लिए काम की नहीं होंगी, वो किसके लिए काम की होंगी, वायरस के लिए काम की होंगी। जिसकी वजह से प्रोटीन्स की क्या हो गई, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर तो कमी हो गई, और वायरस को खूब सारी प्रोटीन्स या खूब सारा न्यूट्रिशन मिल गया, जिसकी वजह से वायरस जो है वो आसानी से ग्रोथ कर सकता है। तो देखिए क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उसके खिलाफ अपना बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है कि मान लो वायरस ने क्या कर लिया, अपनी ग्रोथ खूब सारी बढ़ा ली,
तो फिर एंटीबॉडी उसके लिए पर्याप्त नहीं हो पाएंगी और धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता जाएगा। जो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, जो ही प्रोटीन की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और वायरस के लिए प्रोटीन की संख्याएं बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से वायरस तो ग्रोथ कर रहा है और शरीर क्या हो रहा है, या जिसके अंदर उसका इन्फेक्शन हो रहा है उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। तो इस प्रकार से वायरस जो है वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। एक सिंगल वायरस आया और सिंगल वायरस आकर के बहुत सारे संख्या में बढ़ाए, अपनी संख्या बढ़ाई और बहुत सारी संख्या बढ़ाने के बाद में आपको पता चला कि मेरे अंदर किस प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है। कोई सिम्टम आने के बाद में आपको पता चला। शुरुआती दौर में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला क्योंकि शुरुआती दौर में सिंगल वायरस आया था। तो इस प्रकार से बाहर निर्जीव वायरस है और वो आपके ही जीनोम को यूज करके, यानी कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जीनोम या आपके ही जीनोम को यूज करके क्या हो गया है, सजीव हो गया है। आपके जीनोम मिलने की वजह से वो सजीव हो गया। तो इस प्रकार से वायरस क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। जब तक ये शरीर से बाहर है उसके पास में खुद की मशीनरी नहीं होती, वायरस के पास में खुद की मशीनरी नहीं होती और वायरस के पास में खुद की मशीनरी नहीं होती, जिसकी वजह से वायरस है वो अपनी संख्या में ग्रोथ नहीं कर सकता, अपनी संख्या में या अपनी नंबर नहीं बढ़ा सकता, जिसकी वजह से जब तक वो शरीर से बाहर है किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं दे सकता। और वायरस जो होता है वो एक अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि इसकी लाइफ स्पान, इसका जीवन काल बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसका 15 से 20 घंटे तक होता है। 15 से 20 घंटे के अंदर अंदर अगर इस आरएनए को कोई मशीनरी मिली है तो ये अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, और अगर 15-20 घंटे तक इसको कोई मशीनरी नहीं मिली तो फिर ये संख्या में वृद्धि नहीं कर जाएगा, ये खुद ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस प्रकार से होता है वायरल इन्फेक्शन, और वायरल इन्फेक्शन होकर के बहुत सारे वायरस की आपकी बॉडी के अंदर संख्याएं बढ़ जाती हैं। यानी एक सिंगल वायरस आया था, ये क्या होता है, डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसको अपन बोलते हैं, और धीरे धीरे वायरस ने अपनी संख्या में वृद्धि कर ली। जिस प्रकार से बाहर से क्या दिखाई देती हैं, प्रोटीन्स दिखाई देती हैं, ये सारी की सारी सेल्स के साथ में क्या कर लेंगे, कॉन्टेक्ट कर लेंगे और सब जीनोम को क्या कर देंगे, हाईजैक कर देंगे। और जीनोम को हाईजैक करते ही फिजियोलॉजी के अंदर सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रोटीन्स वगैरह बन रही थी वो अब वायरस के लिए बनना स्टार्ट हो गई। आपके शरीर के अंदर जो प्रोटीन बननी चाहिए थी वो प्रोटीन अब नहीं बन पा रही, और वो प्रोटीन अब नहीं बन पा रही तो आपको कमजोरी फील होगी, आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होने के ऊपर आपकी फिजियोलॉजी जो है वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से वायरस आपको इफेक्ट करते हैं। इसका इफेक्ट ऐसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वायरस स्ट्रेन बदलता रहता है। स्ट्रेन बदलने की वजह से वायरस से जो आसानी से दवाइयाँ नहीं बना सकते, आसानी से मेडिसिन नहीं बनाई जा सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखना चाहिए, वायरस जनित रोगों से बचाव ही उपाय होता है। यानी कि एक वायरस आपके कांटेक्ट में आया, आपके आसपास आया और 15 से 20 घंटे तक अगर उसको कोई शरीर नहीं मिला तो फिर वो किसी भी तरह से आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वायरस से जितने भी रोग होते हैं उनका बचाव ही उपाय है, उनसे मेडिसिन्स नहीं बनाई जा सकती इतनी आसानी से। तो ये बात थी अपने वायरस के बारे में। अपन एक नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक के बारे में, जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।